नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। इंटरनेशनल प्लेसेस इन न्यूज़ की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनल एंड द थर्ड सेट को। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ कुछ वो वाली प्लेसेस को डिस्कस करूंगा जो कि हमने पहले की दो सेट्स में कवर नहीं करी हैं। सेट नंबर 1 में मैंने इंडिया के नेबरहुड की बात करी थी। सेट नंबर 2 में मैंने इंडिया के एक्सटेंडेड नेबरहुड की बात करी थी, जिसमें कि हमने वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, जापान, हम लोग ईस्ट एशिया की तरफ भी गए और हम लोग इवन इंडो पैसिफिक के एरिया को भी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सेट नंबर 3 में दोस्तों आज मैं आपके साथ जिन प्लेसेस की डिस्कशन करने वाला हूँ, एक तो हम लोग बात करेंगे अमेरिकाज़ की, यानी कि नॉर्थ साउथ अमेरिका और उसके आसपास की जो जगहें थी, ज़्यादा न्यूज़ में नहीं थी, थोड़ी बहुत थी, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग रशिया के साथ जो जुड़ी हुई जगहें हैं, पर्टिकुलरली यूक्रेन आई वुड से, और यूक्रेन की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एंड देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट एक कॉन्टिनेंट जो मैंने छोड़ दिया था, अफ्रीका, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। कुछ छोटी मोटी जगहें जो कि यूरोप की बच गई हैं उनको भी इसी सेट में वाइंड अप किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। जो लोग मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, बताना चाहूँगा कि आई एम अ टीचर फॉर ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक एंड IR फॉर UPSC CSE। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी IIT मद्रास से। उसके बाद मैंने 2 साल पंजाब पुलिस में DYSP की नौकरी भी करी एंड आई ऑल्सो क्लियर्ड द UPSC CAPF एग्जामिनेशन एंड आई ऑल्सो अपीयर्ड इन द UPSC CSE इंटरव्यू। यदि आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं और मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझे फॉलो कर सकते हैं। दिस ग्रुप हैज़ ऑलमोस्ट 48,000 सब्सक्राइबर्स और इसमें जो भी हमारे लेक्चर्स की PDFs हैं वो भी आपको अवेलेबल करवाई जाती हैं साथियों। और इतना ही नहीं, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सो, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट ऑल्सो, सो दैट आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस भी टाइम टू टाइम मिलती रहें। इसके अलावा द रीज़न कि हम लोग सुपर कोचिंग आपके लिए लेकर आए हैं, बिकॉज ये एक नई पहल है टेक्स्ट बुक के माध्यम से। इसमें बेसिकली हम लोग आपके लिए एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ाए गए अनेकों कोर्सेज अवेलेबल करवा रहे हैं। जिससे भी आप पढ़ना चाहते हैं, जिस भी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी, अंग्रेज़ी माध्यम में, जो भी आपको कंफर्टेबल है वो आप लोग यहाँ पर आकर के उसको रेफ़र कर सकते हैं, जिसमें कि आपके लिए 500 प्लस स्टडी नोट्स अवेलेबल हैं और कई सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। आपका डाउट रेजोल्यूशन करवाने के लिए भी हमने एक यहाँ पे तरीका लेकर आए हैं, उसको भी आप लोग यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। इसमें अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं, यू कैन डू सो यूजिंग द कोड A2SIR, जिसमें कि आपको 20% का डिस्काउंट भी अवेलेबल करवाया जाएगा। राइट, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं डोमिनिका की। तो लेट मी क्लियर दिस कन्फ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल। दोस्तों, डोमिनिका अलग है, डोमिनिकन रिपब्लिक अलग है। तो आई एम श्योर आपने शायद वैसे भी इन कंट्रीज़ के नाम नहीं सुने होंगे। आपको बता दूं कि आपने वेस्ट इंडीज़ का नाम सुना होगा, जो क्रिकेट टीम है जिसके बहुत सारे प्लेयर्स कई बार हमें IPL में बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन करते हैं अपनी क्रिकेट के थ्रू। दोस्तों, यहाँ पर जो वेस्ट इंडीज़ है ना, वो असल में कैरिबियन रीजन है। तो कैरिबियन रीजन में कई सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ आती हैं, कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये कंट्री है डोमिनिका के नाम से, ये कंट्री अलग है डोमिनिकन रिपब्लिक के नाम से। दोनों कंट्रीज़ का आपस में लेना देना केवल यही है कि ये कैरिबियन रीजन का हिस्सा है, लेकिन अदरवाइज ये वाली जो कंट्रीज़ है ना, ये असल में कैरिबियन अलग अलग कंट्रीज़ हैं। ठीक है, नाम दोनों के सुनने में सिमिलर है, लेकिन असल में अलग अलग कंट्रीज़ हैं। कैरिबियन रीजन के हिस्से में आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आपने जमाइका का नाम सुना होगा, आपने एंटीगुआ का नाम सुना होगा। अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते होंगे तो कई सारे ये एरियाज़ हैं जहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड्स बने हुए हैं। ठीक है, आपने बारबाडोस का नाम सुना होगा, तो उसके बारे में इनफैक्ट हम लोग चर्चा भी करेंगे अभी, क्योंकि उसमें भी एक नई डेवलपमेंट हुई है। ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज एक न्यायालय है कोर्ट में जिसने की अथॉरिटीज़ को रिस्ट्रेन किया है फ्रॉम डिपोर्टिंग द फ्यूजिटिव इंडियन बिजनेसमैन मेहुल चौकसी। तो आपको मालूम होगा मेहुल चौकसी, जिसको कि इंडिया में एक तरीके से फ्यूजिटिव कहा जाता है, इनको भगौड़ा कहा जाता है, बिकॉज ये जो है एक स्कैम में थे और उसके बाद ये जो है फ्लाई आउट करके चले गए थे और ये जाके रहने लगे थे डोमिनिका में। तो वहाँ की कंट्री ने इनको डिपोर्ट करने से मना कर दिया है, इसीलिए ये चीज़ सुर्खियों में थी और हमारे लिए इससे ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी आवश्यक ही नहीं है। बारबाडोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बड़ा इसका रीज़न था सुर्खियों में आने का, बिकॉज बारबाडोस बिकेम द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट रिपब्लिक आफ्टर इट रिमूव्ड क्वीन एलिजाबेथ II एज द हेड ऑफ द स्टेट। बारबाडोस की जो है अहमियत बन जाती है इस साल, बिकॉज बारबाडोस भी इसी एरिया में आता है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये पूरा का पूरा कैरिबियन रीजन कहलाया जाता है। तो बारबाडोस का जो इलाका था ना,
इसने बेसिकली क्या किया कि इसने क्वीन एलिजाबेथ II को एज द हेड ऑफ द स्टेट रिमूव कर दिया है। इट हैज़ नाउ बिकम द न्यूएस्ट रिपब्लिक। तो जैसे अगर आप देखेंगे जो हम लोग बात करते हैं, कनाडा हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, ये क्या है, ये एक तरीके से डोमिनियंस हैं। क्यों? क्योंकि ये अभी भी क्वीन एलिजाबेथ II के अंडर ही आते हैं, यूके के अंडर ही आते हैं, इसीलिए डोमिनियन की तरह काम कर रही हैं। लेकिन बारबाडोस रिसेंटली बिकेम द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट रिपब्लिक बिकॉज इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ II को रिमूव कर दिया है एज द हेड ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट निकारागुआ की बात करते हैं। तो निकारागुआ, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये वाली जो कंट्री है ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज मानी जाती हैं। सो अगर मैं आपके लिए एक छोटा सा हम लोग आपके लिए मैप ड्रॉ करें, सो यहाँ पर अगर हम आपके लिए एक किसी छोटा सा मैप को अगर मैं ड्रॉ करूँ, तो ये देखिए दोस्तों, अगर आपके सामने हम लोग ये साउथ अमेरिका है, वेरी बहुत ही छोटा सा मैप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो ये इसको हम लोग बोल रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, इसको मैं बोल रहा हूँ साउथ अमेरिका। दोस्तों जो ये बीच वाली कंट्रीज़ है ना, जो ये वाली कंट्रीज़ जो दोनों कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करती हैं, इनको कहा जाता है सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़। इसमें कई सारी कंट्रीज़ आती हैं एंड निकारागुआ इज़ वन अमंग देम। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मेक्सिको को भी सेंट्रल अमेरिकन कंट्री कहा जाता है, फिर बेलीज़ है, फिर होंडुरास है, फिर यहाँ पे निकारागुआ है, और नीचे कुछ और कंट्रीज़ भी हैं। आपने नाम सुना होगा एल साल्वाडोर का, रिसेंटली वो वाली कंट्री जिसने कि अपने देश में क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को लीगल करेंसी यहाँ पे घोषित किया था। बल्कि IMF उसके पीछे पड़ा था कि प्लीज़ आप ये वाली गलती ना करें, आप इस चीज़ को यहाँ पे छोड़ दें। बल्कि ये वाले मैप को आप लोग देखिए तो ये मेक्सिको हुआ, ग्वाटेमाला हुआ, बेलीज़ हुआ, होंडुरास हुआ, एल साल्वाडोर हुआ, निकारागुआ हुआ, कोस्टा रिका हुआ, पनामा हुआ, ये सभी की सभी वो वाली कंट्रीज़ हैं जो कि आपकी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ कहलाई जाती हैं। और ये वाली कंट्री एल साल्वाडोर मैंने बताया रिसेंटली न्यूज़ में थी, और निकारागुआ भी रिसेंटली न्यूज़ में थी। बिकॉज निकारागुआ ने क्या किया, इन्होंने अपने जितने भी कूटनीतिक संबंध थे वो ताइवान के साथ एकदम तोड़ दिए हैं, और इन्होंने चाइना को डिक्लेयर कर दिया है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को बोला है कि ये इकलौता चाइना है, और ये जो है इनकी इकलौती जो गवर्नमेंट है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ही इसको चला रही है। तो ये इसलिए न्यूज़ था बिकॉज इन्होंने ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक टाइज को यहाँ पे ख़त्म किया है। ये वाले मैप को देख लीजिए, इसको लेके सवाल आया नहीं है, लेकिन कभी भी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ को लेकर सवाल पूछा जा सकता है। इस बार तो दो कारण है, बिकॉज एल साल्वाडोर वाला क्रिप्टो वाला जो इतना बड़ा जो न्यूज़ सामने आया, और जो निकारागुआ वाला जो न्यूज़ सामने आया, इसके चलते भी सवाल पूछा जा सकता है। अल्बानिया की बात करें, ये सुर्खियों में था, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नाटो के द्वारा एक बड़ी एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ी एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जिसका नाम है डिफेंडर यूरोप 21, ठीक है। ये नाटो के द्वारा करवाई गई थी। अल्बानिया की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होगा, एड्रियाटिक सी है, ये यहाँ पे इटली आता है। इसकी शेप ऑलमोस्ट एक हील की तरह बनती है, जैसे एक बड़ी हील जो लड़कियां हील पहनती हैं तो उसकी तरह इसकी शेप बनती है। तो इटली और अक्रॉस द एड्रियाटिक सी आपको अल्बानिया देखने को मिलता है। इधर आपको आयोनियन सी देखने को मिलेगी, इधर एड्रियाटिक सी देखने को मिलेगा, यानी कि दोनों जो सागर जहाँ पे जुड़ते हैं वहाँ पर आपको एक तरीके से अल्बानिया देखने को मिल जा रहा है। तो ये न्यूज़ में था बिकॉज नाटो के द्वारा यहाँ पे एक अभ्यास कराया गया था, सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है डिफेंडर यूरोप 21। नेक्स्ट बेलारूस की बात करते हैं। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज बड़ा सिंपल रीज़न है, बिकॉज यूक्रेन की नदर्न बाउंड्री बेलारूस बनती है। और बेलारूस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज बेलारूस जो है वो इस पूरे के पूरे इन्वेजन में अनकंडीशनल सपोर्ट रशिया को ऑफर कर रहा है। सो यूके हैज़ जॉइंड USA एंड अदर कंट्रीज इन इम्पोजिंग द फ्रेश सैंक्शंस ऑन बेलारूस आफ्टर द डिटेंशन ऑफ एन ऑपोजिशन जर्नलिस्ट। तो ये बेलारूस का कैपिटल मिन्स्क है, इसके जो प्रेसिडेंट हैं लुकाशेंको वो भी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। सो बेलारूस के बारे में आपको इतना जानना ज़रूरी है कि इसका जो बाउंड्री है ये यूक्रेन के साथ है, इधर दोस्तों रशिया के साथ है, इधर लातविया के साथ है, इधर लिथुएनिया के साथ है, और इधर पोलैंड के साथ भी इसकी बाउंड्री बनती है। सो कुल मिला के अगर आप देखेंगे सो 1 2 3 4 5 ये वाली 5 कंट्रीज़ के साथ इसकी बाउंड्री बनती है, जिसमें कि ये तीनों कंट्रीज़ जो हैं ये एक तरीके से नाटो के सपोर्टर हैं, और ये वाली जो 2 कंट्रीज़ हैं ये रशिया और यूक्रेन, आपको यहाँ पे इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यूक्रेन के मैप के बारे में। देखिए यहाँ पर मैं आपको कई सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, सो प्लीज़ पे अटेंशन। जो भी चीज़ें हमने पिछले 3 महीनों में कवर करी रिगार्डिंग द रशिया यूक्रेन इन्वेजन, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये वाले 2-3 मैप्स आपके सामने मैंने शेयर किए हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। पहले ये वाले मैप को देख लीजिए। सो ये वाला मैप आपके सामने है, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये यूक्रेन है, ठीक है, ये यूक्रेन का मैप है। अंडरस्टूड गाइस? जो भी चीज़ें मेरे दिमाग में आएंगी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि कुछ पॉइंट हमारा यहाँ पे मिस आउट हो चुका है। ये दोस्तों यूक्रेन का मैप है जो कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ।
ये मैंने नीचे वाले पार्ट को डेलिबरेटली छोड़ा बिकॉज वो क्रीमिया है जिसको कि रशिया ने 2014 में ही अनेक्स कर लिया था, ठीक है ना, आपको मालूम होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपका यूक्रेन का मैप, इसको जल्दी से ड्रॉ कर देते हैं। चलिए अब वन बाय वन करके कुछ ऐसी प्लेसेस को देखेंगे जो कि न्यूज़ में रही थी। तो सबसे पहले ये यूक्रेन की राजधानी है कीव के नाम से। इसके दोस्तों दो स्पेलिंग है, KYIV भी चलता है, KIEV भी चलता है, प्रोनाउंसिएशन इसकी कीव होती है, वो आप ध्यान रखिए। अब अगर मैं बात करूं, ये ईस्टर्न यूक्रेन है, ये वेस्टर्न यूक्रेन है, इस बात से कोई डाउट नहीं है। जो कीव है एक तरीके से यूक्रेन के सेंटर में आता है, आप इस बात से भी सहमत हैं? बिल्कुल सही बात है। जो दोस्तों मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है, ये एक नदी है और ये वाली जो नदी है ये भी असल में कीव के बीच में से जाती है, इसको नाइपर नदी भी कहा जाता है। अंडरस्टूड गाइस। अब देखिए ईस्टर्न यूक्रेन में हमारे लिए कोई मेजर जगहें इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एक जगह मैं कहूँगा जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, उस जगह का नाम है एलवीव। ठीक है, एलवीव एक इंपॉर्टेंट जगह है, इसका नाम आपको मालूम होना चाहिए कि ये ईस्टर्न यूक्रेन में आपको देखने को मिल जाती है एंड इज़ वेरी वेरी क्लोज टू द नेबरिंग कंट्री ऑफ पोलैंड। इसके बाद अगर हम इधर देखते हैं तो यहाँ पर एक और आपको स्पेस मालूम होनी चाहिए जिसका नाम है ओडेसा। ओडेसा इसलिए मालूम है बिकॉज ओडेसा में नॉर्मली रशिया का स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं होता है, लेकिन इस बार जब रशिया ने इन्वेजन को स्टार्ट किया था तो असल में उन्होंने ओडेसा से भी एक अटैक किया था जो कि काफ़ी मतलब डेंजरस माना गया बिकॉज नॉर्मली रशिया के पास यहाँ पे उतना सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। ये कहानी है ईस्टर्न यूक्रेन की। इसके अलावा ईस्टर्न यूक्रेन में कोई और मेजर जगह सुर्खियों में नहीं रही और रशिया का भी कोई बहुत बड़ा यहाँ पर जो है इन्वेजन नहीं था। अब हम वेस्टर्न यूक्रेन की बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी कुछ है जानने को, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वेस्टर्न यूक्रेन में ये रहा आपका खेरसन का इलाका, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये रहा आपका जिस इलाके का नाम थोड़ा प्रोनाउंस करना मुश्किल है, ज़ैपोरिज़िया, ज़ैपोरिज़िया, जिसके बारे में यहाँ पर मैं मार्क भी करूँगा। ज़ैपोरिज़िया एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है जो कि यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट भी कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों जो ये वाला इलाका है ना, ये असल में एक अनडिफाइंड एरिया है, मतलब इस तरीके से बड़ा सा इलाका है। ये इलाके को कहा जाता है डॉनबास, जिसको लेके पूरी कहानी शुरू हुई थी जब ये कहने लगे थे कि इसके जो गवर्नर हैं उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी है। तो जो डॉनबास है ये कोई प्रोविंस नहीं है, डॉनबास एक रीजन है, एक क्षेत्र है जिसमें कि लुहांस्क भी आता है, डॉन्टेस्क भी आता है। तो ये डॉन्टेस्क हुआ, ये लुहांस्क हुआ, ये अलग अलग रीजन्स हैं, ये अलग अलग प्रांत हैं जो कि डॉनबास के इलाके में आते हैं। कुछ पार्ट ऑफ ज़ैपोरिज़िया ये भी डॉनबास के इलाके में ही माना जाता है। सो डॉनबास इज अ रीजन वेयर एज लुहांस्क एंड डॉन्टेस्क ये आपके अलग अलग प्रोविंसेस देखने को मिलते हैं। फिर आगे आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाले मैप को देखिए, ये इसी के साथ में हम कवर कर लेते हैं। द ज़ैपोरिज़िया प्लांट इज सिचुएटेड अलॉन्ग द काखोवा रिजर्वायर इन द ज़ैपोरिज़िया ओब्लास्ट ऑफ यूक्रेन। ये आपका ये देखिए, ये लुहांस्क है, ये दोस्तों डॉन्टेस्क है और ये ज़ैपोरिज़िया है, बिल्कुल उसके नेबरिंग में है। इट इज़ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट ऑफ यूरोप कंसिस्टिंग ऑफ 6 न्यूक्लियर पावर यूनिट्स। हर की कैपेसिटी यहाँ पर आपको 1000 मेगावाट की देखने को मिल जाती है। क्रीमिया के बारे में तो आपको मालूम ही है कि क्रीमिया जो है वो ये वाला पार्ट है, ठीक है। जो सेवास्तोपोल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट जो कि ब्लैक सी में पड़ता है, ये क्रीमिया है, ठीक है। इधर आपको देखने को मिलेगी सी ऑफ अज़ोव और ये आपकी ब्लैक सी है, नो डाउट अबाउट दैट, ये भी हमें मालूम है। अब एक दो चीज़ें और जान लीजिए। एक तो मारियुपोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मारियुपोल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये रहा मारियुपोल, इस मैप में देखिए ये रहा मारियुपोल। तो ये एक तरीके से ज़ैपोरिज़िया में ही है। इट इज़ विच इज़ एन इंडस्ट्रियल रीजन इन ईस्टर्न यूक्रेन नोन एज डॉनबास हैज़ बीन अ की रशियन ऑब्जेक्टिव सिंस द यूक्रेन इन्वेजन बिगिन। रशिया मारियुपोल को इसलिए टारगेट कर रहा है बिकॉज अगर रशिया को यूक्रेन के घुटने टिकवाने हैं तो मारियुपोल को कैप्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मारियुपोल वहाँ का सबसे ज़्यादा एडवांस्ड इंडस्ट्रियल रीजन माना जाता है और यूक्रेन में बहुत ज़्यादा स्टील प्रोडक्शन होती है, जिसमें मैक्सिमम स्टील प्रोडक्शन उनकी मारियुपोल में होती है। तो अगर उनका स्टील प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उनकी जो इकोनॉमी है वो एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी। दैट इज़ वाई रशिया जो है वो बेसिकली मारियुपोल को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। अंडरस्टूड। सो ये कुछ जगहें आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सुमी भी था जहाँ पे भारत के कुछ स्टूडेंट्स फंसे हुए थे, खरकिव भी था जहाँ पे अगेन भारत के कुछ स्टूडेंट्स फंसे हुए थे और खरकिव में तो बल्कि एक इंडियन स्टूडेंट की डेथ भी हुई थी। तो ये कुछ और इलाके हैं जो कि आपको मालूम होने, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि जैसे सुमी है ये वेस्टर्न में है, नॉर्थ वेस्टर्न में है, ये भी नॉर्थ वेस्टर्न, सॉरी आई एम सो सॉरी, मैंने ये गलत मार्क कर दिया था। ये असल में वेस्ट होगा, ये असल में ईस्ट होगा। तो वेस्टर्न यूक्रेन में आपको केवल एलवीव ध्यान रखना है, ये जो है ये नॉर्थ ईस्ट है और
ये अगेन नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ही है। तो सॉरी, वो थोड़ा गलती मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि ये आपका सुमी है, ये खर्किव है, ठीक है, लुहांस्क, डोनेट्स्क, ये सारे के सारे एरियाज़ आपको मालूम होने चाहिए। इवन यहाँ पर भी रशिया के द्वारा कोशिश करी जा रही थी, माइकोलेव में भी कोशिश कर रहे थे रशिया अटैक करने की। अब अगर बात करें इसके इर्द गिर्द जो कंट्रीज़ हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जी हाँ, ये बढ़िया मैप है। ये देखिए, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमेनिया है, और इन कंट्रीज़ में जाकर के इंडिया ने अपने स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने की कोशिश करी थी। सक्सेसफुली हम लोग उनको इवैक्यूएट करवा भी पाए थे, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ में जो इंडिया की एम्बेसीज चल रही थी उनके माध्यम से हमने अपने स्टूडेंट्स को यहाँ से इवैक्यूएट करवाया था। ध्यान रखिएगा इन बातों का। इसी के साथ जुड़ी हुई एक और चीज़ है फिनलैंड और स्वीडन। तो ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए आया बिकॉज दोनों कंट्रीज़ ने यहाँ पे मंशा दिखाई है कि ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं दे माइट बी जॉइनिंग नाटो। आपको ये मैप दिखाना चाहूँगा। यूरोप में बहुत ही कम कंट्रीज़ हैं जो कि असल में न्यूट्रल हैं। सबसे पहले तो ये आयरलैंड है, फिर स्विट्ज़रलैंड है, फिर यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, फिर यहाँ पे दोस्तों स्वीडन है, फिर यहाँ पे दोस्तों फिनलैंड है। तो नॉर्वे जो है वो ऑलरेडी नाटो का पार्ट है, लेकिन स्वीडन हुआ, फिनलैंड हुआ, आयरलैंड हुआ, स्विट्ज़रलैंड हुआ, ऑस्ट्रिया हुआ, ये दोस्तों यहाँ पे नाटो का पार्ट नहीं है। ये फिलहाल न्यूट्रल है और इनमें से दो कंट्रीज़ ने यहाँ पे मंशा जताई है कि वो नाटो का हिस्सा बन सकते हैं। इंटरेस्टिंगली आपको बताऊँ कि रशिया ने यहाँ पे चेतावनी दी है कि अगर फिनलैंड जाकर के नाटो का हिस्सा बनता है उस केस में हम लोग आपके ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। द मेन रीज़न कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था वो यही था कि यूक्रेन ने कहा था कि हम लोग नाटो का हिस्सा बनेंगे, और इसीलिए अब लोग जहाँ पे फिनलैंड के साथ भी इनका तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ध्यान रखिए, फिनलैंड जो है उसका बॉर्डर भी टच होता है रशिया के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट की, जो कि फ्रांस में है। पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट बेसिकली आपने नाम सुना होगा INS टबर का। INS टबर जो है, तबर भी कहा जाता है इसे। इट एंटर्ड द पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट। इसकी ओवरसीज डिप्लॉयमेंट चल रही है, ये अलग अलग देशों में जा रही है, और ये पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट यहाँ पे फ्रांस में है, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर के INS तबर जो है इसने जाकर के इसने एंट्री ली थी, और ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। व्हेन वी आर मेकिंग दिस वीडियो, एज आई एम मेकिंग दिस वीडियो, दोस्तों जो पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट है वो असल में आपको वेस्ट एशिया में देखने को मिलेगी। आई थिंक ये पर्शियन गल्फ में कहीं ना कहीं तैनात करी हुई है। नेक्स्ट लिथुएनिया की बात करें, इसकी चर्चा हमने करी थी IR के टॉपिक में। हमने बताया था कि लिथुएनिया एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, ताइवान के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने की बात करी है। चाइना काफ़ी ज़्यादा इससे गुस्से में आ चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा। लिथुएनिया की दोस्तों जो कैपिटल है दैट इज़ विल्नियस। तो यूरोपियन यूनियन लॉन्च्ड एक्शन अगेंस्ट चाइना एट द WTO फॉर टारगेटिंग लिथुएनिया ओवर इट्स स्टांस ऑन ताइवान। अब कुछ जगहों की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अफ्रीका। तो 3-4 एरियाज़ की बात करूँगा। आपको क्या ध्यान रखना है, वाई इन न्यूज़ उतना रेलिवेंट शायद नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसका लोकेशन कहाँ पे है। तो ये देखिए, टिग्रे की बात करें, एथोपिया। टिग्रे जो है ये एथोपिया का पार्ट है, ठीक है। ये वाला रीजन टिग्रे का पार्ट है। यहाँ पर क्या हुआ, USA ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि हम लोग यहाँ पे आपको असिस्टेंस नहीं देंगे, बिकॉज USA का ये मानना है कि एथोपिया की सरकार टिग्रे के इलाके में काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ को बढ़ा चुकी है। माली की बात करें तो माली अक्सर सुर्खियों में रहता है बिकॉज ऑफ द फ्रांस इंटरवेंशन, लेकिन माली में एक कू देखने को मिला, तख्ता पलट देखने को मिला, जहाँ इसके ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर वर अरेस्टेड बाय द मिलिट्री। तो माली जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलती है, ये वाली कंट्री है। इसके पड़ोस में ही कंट्री है बर्किना फासो, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले बर्किना फासो के बाद बर्किना फासो में भी मिलिट्री टेक ओवर देखने को मिला, तो बिल्कुल बाजू में, तो माली में और बर्किना फासो में, ठीक है। तो ये दोनों कंट्रीज़ में ही आपको एक तरीके से कू देखने को मिला। इसके बाद अगर हम बात करते हैं त्रिपोली की, तो त्रिपोली इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ लिबिया, ठीक है। लिबिया में आपको राइट्स देखने को मिले थे, राइट्स इन लिबिया विच डिस्टर्ब द नॉर्दर्न सिटी ऑफ त्रिपोली। इसके बाजू में कंट्री है टूनीजिया के नाम से, टूनीजिया की कंट्री यहाँ पे देखिए, ये रही लिबिया और ये रही टूनीजिया। अरब स्प्रिंग्स अगर आपको ध्यान होंगे, UPSC सवाल पूछ चुका है 2013 में। अरब स्प्रिंग्स दोस्तों टूनीजिया से स्टार्ट हुए थे, एंड टूनीजिया की ही नेबरिंग कंट्री है लिबिया। लिबिया के जो ईस्टर्न नेबर हैं दैट इज़ इजिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गर्ड के बारे में, ग्रैंड एथोपियन रेनेसां डैम। ये दो कंट्रीज़ के बीच में एक विवाद चल रहा है। US $4 बिलियन ग्रैंड हाइड्रो प्रोजेक्ट planned by Ethiopia on Blue Nile to generate electricity is disrupted by Sudan and Egypt because of their high dependence on Nile। तो जो नाइल नदी है, जो कि लॉन्गेस्ट नदी भी है दोस्तों, इसको लेकर एक जो यहाँ विवाद चल रहा है। ये देखिए, यहाँ पे इजिप्ट, यहाँ पे सूडान, और उसके बाद ये एंट्री लेती है, इधर आती है। तो इसको लेकर जो है प्रॉब्लम चल रही है कि भाई आप लोग इसके ऊपर प्रोजेक्ट ना बनाएं, बिकॉज हमारा जो पानी है इसमें आके वो दिक्कत हो सकता है। अस्वान डैम वेरी वेरी फेमस, हिस्टोरिकली भी काफ़ी इसका इंपॉर्टेंस है। ये आपको इजिप्ट में देखने को मिलेगा, ये भी आपको नाइल के ऊपर ही देखने को मिलता है। डारफुर रीजन,
न्यूज़ में था बिकॉज यहाँ पे सूडान का, ये जो आपका सूडान का साउथ वेस्टर्न रीजन है, डारफुर रीजन, सूडान ने बेसिकली डारफुर की हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है कि क्या यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे बहुत सारी ह्यूमन एट्रोसिटीज़ वगैरह हुई हैं। सो रिसेंटली क्या हुआ था कि सूडान ने ये घोषित किया था कि वो जो उनके पहले ऑटोक्रेट रह चुके हैं उमार अल बशीर, ये इनको फाइनली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को हैंड ओवर करने वाले हैं और कई सारे अधिकारी जो कि मिले हुए थे उनको भी फाइनली हैंड ओवर किया जाएगा। सूडान की जो राजधानी है दैट इज़ खरतूम। साउथ सूडान एक अलग कंट्री है, दैट इज़ नॉट सदर्न सूडान। साउथ सूडान अलग कंट्री है, सूडान अलग कंट्री है दोस्तों। और जो साउथ सूडान है उसका कैपिटल जूबा है, सूडान का कैपिटल खरतूम है। दोनों कंट्रीज अलग अलग कंट्रीज यहाँ पे मानी जाती हैं। मोरक्को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में थी बिकॉज रिसेंटली इजराइल ने अपने डिप्लोमेटिक मिशन को ओपन किया एज पार्ट ऑफ द अब्राहम एकॉर्ड्स। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इजराइल ने एज पार्ट ऑफ द अब्राहम एकॉर्ड सबसे पहले अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस किस कंट्री के साथ नॉर्मलाइज किए थे। दोस्तों आपको याद दिलवा दूं, अब्राहम एकॉर्ड जो है 2020 का एक बहुत मेजर डेवलपमेंट था जो यूएसए के आउटगोइंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यहाँ पे करवाया गया था। इट वॉज अ मेजर मूव जो कि माना जा रहा था कि इजराइल का वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ शायद पीस बन सकता है। उसी के चलते इन्होंने मोरक्को में जाकर भी अपनी जो है वो अब डिप्लोमेटिक मिशन को ओपन किया है। बर्किना फासो की बात मैं कर चुका हूं। एंड लास्टली बात कर लेते हैं साहेल रीजन की। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल ने वार्न किया है, एंटोनियो गुटेरेस ने वार्न किया है दैट अल-कायदा एंड इस्लामिक स्टेट हैव स्ट्रेंथन्ड देयर फुटहोल्ड अक्रॉस द साहेल रीजन। ये तो न्यूज़ की बात है, लेकिन अगर हम साहेल की रीजन की बात करें तो साहेल का जो इलाका है एक तरीके से ट्रांजिशनल जोन माना जाता है। ट्रांजिशनल जोन क्यों माना जाता है? अगर आपने ज्योग्राफी को ध्यान से पढ़ा होगा तो बायोम्स को जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो ये ट्रांजिशनल जोन इसलिए है बिकॉज ऊपर आपको देखने को मिलता है डेजर्ट और नीचे आपको देखने को मिलता है सवाना। तो एक तरीके से ट्रांजिशन बन जाता है, डेजर्ट ऊपर है नीचे सवाना है, उन दोनों के बीच में ट्रांजिशन बनता है साहेल का ये वाला इलाका। ठीक है, इसी के साथ आज की इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। जो हमने जगहें यहाँ पे कवर करी हैं इनको लेके सवाल आने के चांसेस हैं भी नहीं भी, लेकिन एक चीज़ श्योर है कि बहुत डेप्थ में सवाल नहीं आएगा बिकॉज ये चीज़ों का संबंध इंडिया के साथ थोड़ा कम है। बट हाँ, जानकारी होनी चाहिए, जनरल नॉलेज आपकी होनी चाहिए सो दैट आप कुछ और क्वेश्चंस में शायद इस जानकारी की मदद से कहीं ना कहीं कुछ डिडक्शंस कर सकें। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, कुछ और चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।